साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल या कहें मौर्य साम्राज्य, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मतलब ऐसे फैक्ट जो परीक्षा के समय हमें जल्दी जल्दी दोहराने की ज़रूरत पड़ती है और वो बार बार हमसे भूल जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में ऐसे ही फैक्ट की बात करेंगे, ना कि हम विस्तार से मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। हम उन्हीं फैक्टों पर जोर देंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और जो बार बार भूल जाते हैं। तो इसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और जो यूनानी लेखक रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उल्लेख है वो आपका सैंड्रोकोटस के नाम से इन्होंने किया हुआ है। और ये सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। यह सर्वप्रथम जो है इसका पता या कह सकते हैं इसका उल्लेख जो किया है वो सर विलियम जोन्स ने किया। मतलब इसको पहचाना कि सैंड्रोकोटस का इस्तेमाल चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है, यह सर विलियम जोन्स ने किया। और यदि बात करें कि मौर्य साम्राज्य के संबंध में हमें जो स्रोत मिलते हैं, जो सोर्स हैं जहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, तो बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे कि आपका मेगास्थनीज की इंडिका है, अर्थशास्त्र है, तो वो सब तो आप जानते हैं। उसके अलावा भी जो सोर्स हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो इसमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस तथा ढूंढी राज की मुद्रा राक्षस पर टीका है, क्षेमेंद्र कृत बृहद कथा मंजरी है और सोमदेव कृत कथा सरित सागर है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं। तो कौटिल्य को, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य को, जिनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं को भारत का मैकियावेली कहते हैं। और जो अर्थशास्त्र है उसमें जो एक तरीके से वो राजनीतिक दर्शन से संबंधित पुस्तक है, और इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत अर्थात राज्य के 7 तत्वों की बात की गई है। अब ये 7 तत्व कौन से हैं, तो इनके बारे में पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला है राजा, जिसे स्वामी भी कहते हैं। अमात्य, जो अधिकारियों का वर्ग होता है या अधिकारियों का जो समूह होता है जिसके माध्यम से राजा अपने कार्यों को करता है, उसे अमात्य कहते हैं। इसके अलावा जनपद है, दुर्ग है, कोष है, कोष मतलब कह सकते हैं खजाना जो होता है, दंड है, ठीक है, कि कोई अगर गलत करेगा तो उसको दंड मिलेगा, मित्र अर्थात जो मित्र राज्य हैं उनके बारे में। तो ये 7 जो है तत्व हैं राज्य के। इसके अलावा जो दास के बारे में सबसे पहले जो चर्चा की जाती है वो आपका अर्थशास्त्र में ही होता है, और अर्थशास्त्र में एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है अहिर्तक। अहिर्तक जो है ये अस्थायी दास के लिए प्रयुक्त शब्द है। इसके अलावा एक जगह शब्द प्रयोग किया गया है पोलीब्रोथा। तो पोलीब्रोथा जो यदि पूछा जाए किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यह पाटलिपुत्र के लिए प्रयोग किया गया है। और पाटलिपुत्र का जो स्थान बताया गया है वह है गंगा और सोन नदियों के संगम पर यह स्थित था, ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। इसके अलावा इसमें एक व्यापारिक मार्ग की भी चर्चा की गई है, उत्तरापथ। उत्तरापथ एक व्यापारिक मार्ग था जो कि सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती थी। इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और मध्यकाल में आकर के शेरशाह सूरी ने जो है इसको पक्की करवाया, इस सड़क को जो है पक्का करवाता है और इसे शेरशाह सूरी मार्ग नाम देता है। इसके बाद जब अंग्रेज़ों का समय आता है तो अंग्रेज़ों में एक गवर्नर थे ऑकलैंड, जो कि 1836 से लेकर 42 तक रहते हैं। इन्होंने इसका जो नाम है वो जीटी रोड कर दिया था, ग्रांड ट्रक रोड कर दिया था। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की जब चर्चा आप करेंगे तो वहाँ पर एक सोने की खान के बारे में उल्लेख है जिसका नाम है दर्दिस्तान। तो ये पूछा जा सकता है दर्दिस्तान कहाँ स्थित रहा है, तो यह कश्मीर में स्थित एक सोने की खान थी। और ये दास प्रथा के बारे में बात करें तो अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों की बात की गई। जो त्रिपिटक है उसमें 3 प्रकार के दासों की चर्चा की गई, जबकि मैगस्थनीज की जो इंडिका है इसने दासों के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। इसका मानना था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के, त्रिपिटक में 3 प्रकार के, और इंडिका में दास प्रथा का वर्णन नहीं किया गया है। इसके अलावा एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। इसके लेखक कौन रहे? प्लिनी रहे। कई बार परीक्षा में मिलाने के लिए पूछा है। इसके अलावा जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख में 4 शासकों, कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन जो कि शक शासक थे, स्कंदगुप्त एवं इनके जो इनसे संबंधित जो राज्यपाल रहे उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और इसी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का भी वर्णन आता है। इस सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त
मौर्य ने कराया था। तो निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, परंतु इसका पुनर्निर्माण जो है, ठीक है, उससे कई लोग संबंधित थे। तो पुनर्निर्माण का कार्य जो है अशोक करवाते हैं, फिर आगे चल के रुद्रदामन ने करवाया, और फिर आगे चल के स्कंदगुप्त के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र ने और गिरिनार के प्रशासक चक्रपालित ने कराया था। तो इस प्रकार से देखें कि सुदर्शन झील से कौन कौन शासक संबंधित हैं निर्माण और पुनर्निर्माण से। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अशोक हैं, रुद्रदामन है। जबकि स्कंदगुप्त डायरेक्ट संबंधित नहीं है, स्कंदगुप्त के राज्यपाल जो है पर्णदत्त, उनका पुत्र इससे संबंधित रहे हैं। आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन थे? विशाख दत्त थे। इसी मुद्रा राक्षस में एक शब्द का प्रयोग किया गया है वृषल। तो वृषल शब्द का प्रयोग जो है चंद्रगुप्त के लिए आता है, और मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त को शूद्र माना गया है और इन्हें धननंद का पुत्र बताया गया है। जबकि मुद्रा राक्षस का जो टीका ढूंढीराज के द्वारा लिखा गया है, इसमें चंद्रगुप्त को धननंद का पौत्र बताया गया है। तथा वहीं बौद्ध और जैन ग्रंथ, जैसे बौद्ध ग्रंथ में बात करें तो महावंश और दिव्यावदान, जबकि जैन ग्रंथ की बात करें तो परशिष्ट पर्वन, इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। इसके अलावा बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदवंश से संबंधित बताया गया है। अब यदि हम अशोक के अभिलेखों की बात करें तो इसमें यदि पूछा जाए कि अशोक का जो पहला खोजा गया अभिलेख कौन था, तो दिल्ली मेरठ जो अभिलेख है, ठीक है, इसको मेरठ से दिल्ली लाया जाता है फिरोज तुगलक के द्वारा। इसको सर्वप्रथम जो है टीफेन थेलर के द्वारा खोजा गया था। और यदि कहा जाए कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और किस अभिलेख को पढ़ा था, तो दिल्ली टोपारा जो अभिलेख है, जिसको आपका फिरोज तुगलक के द्वारा टोपारा से दिल्ली लाया जाता है, इसको जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। इसके अलावा जो इनके अभिलेख हैं उसमें आपके दीर्घ शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं। तो इसमें से जो लघु शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, जो गुहा लेख हैं, ये केवल ब्राह्मी लिपि में है। जबकि जो आपके दीर्घ शिलालेख हैं वो कई लिपियों में आपके उसमें लेख लिखे गए हैं। जैसे कि आपका जो सहबाजगढ़ी एवं मानशेहरा के अभिलेख हैं, ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तक्षशिला के जो अभिलेख हैं, तक्षशिला में जो अभिलेख लगाए गए हैं वो आर्मेइक लिपि में लिखे गए हैं। शरे कुना जो कि कंधार में है, यह यूनानी एवं आर्मेइक लिपि में लिखे गए हैं। जबकि लंगमान जो कि जलालाबाद में स्थित है, ये आर्मेइक लिपि में लिखा गया है। इसके अलावा यदि जो इनके शिलालेख रहे हैं उस पर जो लेख कई सारे लिखे गए हैं, जैसे कि जो 13 लेख का वर्णन है, और इनके जो शिलालेख रहे हैं दीर्घ शिलालेख वो कितने रहे? 14 रहे। तो इस पर जो लेख उत्कीर्ण कराए गए हैं, तो उन लेखों में जो प्रथम लेख है उसमें क्या बताया गया, उसमें जीव हत्या पर निषेध के बारे में वर्णन किया गया है। जबकि जो द्वितीय लेख है इसमें मनुष्यों पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था करने के बारे में कहा गया है। और इसी द्वितीय लेख में चोल, पांड, सालिपुत्र, केरल पुत्र, जिसको चेर के नाम से जानते हैं, ताम्रपर्णी प्रदेश, इनका वर्णन भी इसमें मिलता है। जो तीसरा लेख है इसमें कहा गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत अधिकारियों अर्थात अमात्यों का दौरा होगा। जबकि उज्जैन और जो तक्षशिला है इसमें प्रत्येक 3 वर्ष पर, तो यह भी ध्यान रखिएगा, अन्य जगह पर हर 5वें वर्ष पर, जबकि उज्जैन और तक्षशिला में प्रत्येक 3 वर्ष पर इस प्रकार से अधिकारियों का दौरा होगा। वहीं चौथा जो लेख है इसमें भेरी घोष से धम्म घोष, मतलब जो अशोक की जो नीति पहले थी भेरी घोष, ठीक है, जो युद्ध वाली, उससे धम्म घोष की तरफ यह जाता है। तो भेरी घोष वाली नीति को धम्म घोष में परिवर्तित किया जाता है। और 5वां लेख जो है इसमें धम्म महापात्र की नियुक्ति की बात की गई है। धम्म महापात्र जो धम्म से संबंधित चीज़ों को प्रचारित करते हैं या उनसे संबंधित क्रियाकलापों को करते हैं। 8वें लेख इसमें धम्म यात्रा का प्रारंभ का वर्णन किया गया है। जबकि जो 11वां लेख है इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें लेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। जबकि 13वें लेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, ठीक है। अब आगे देखें तो जो इनके लघु शिलालेख हैं, तो इनके लघु शिलालेखों में जो कुछ महत्वपूर्ण वर्णन है उनकी यदि बात करें तो जैसे कई बार पूछ लेता है कि इनके किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक के रूप में वर्णित किया गया है या कहाँ पर प्रियदर्शी या देवानप्रिय के रूप में वर्णित किया गया है। तो जैसे जो मस्की अभिलेख है इसमें जो अशोक है स्वयं को बुद्ध शाक्य कहते हैं के रूप में वर्णित करते हैं, और यहाँ पर अशोक जो है अशोक नाम से ही
वर्णित किए गए हैं, जबकि भाब्रू या बैराट अभिलेख में प्रियदर्शी के नाम से हैं और इसी अभिलेख में बौद्ध धर्म के तीरत्न की भी चर्चा की गई है। वहीं नेत्तूर एवं उड़गोलम में अशोक नाम को उत्कीर्ण किया गया है, अशोक नाम का ही उल्लेख किया गया है। वहीं गुर्जरा में भी जो अभिलेख है उसमें भी अशोक का ही नाम उल्लिखित है। तो इस प्रकार से यदि आप देखें तो 4 जगह पे मस्की अभिलेख, नेत्तूर एवं उड़गोलम और गुर्जरा, इन अभिलेखों में जो लघु शिलालेख है यहाँ पर अशोक का नाम अशोक के रूप में ही वर्णित है। जबकि आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के एरगुड़ी में जो है जो अभिलेख है उस पर जो लेख लिखा गया है उसको लिखने की जो लिपि है वो बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं, इसे ब्रुस्टोफेडन कहते हैं, इस लिपि में इसको लिखा गया है। अब यदि हम बृहद स्तंभ लेखों की बात करें तो बृहद स्तंभ लेखों में जो है जो प्रशासन और धर्म के बारे में चीज़ों को उत्कीर्ण किया गया है और ये 7 हैं, मुख्यतः 7 हैं और इनके ऊपर जो है 7 लेखों को उत्कीर्ण किया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 5वां लेख है जिसमें प्राणियों का वध करना वर्जित है, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया या ऐसा लेख इसमें लिखा गया है। यदि हम लघु स्तंभ लेख की बात करें तो जो लघु स्तंभ लेख रहे हैं इसमें अशोक की राज घोषणाएँ जो हैं उनको उल्लिखित किया गया है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका कौशाम्बी स्तंभ लेख है या जिसे प्रयाग स्तंभ लेख भी कहते हैं, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और इसमें अशोक की एकमात्र रानी कारुकी के द्वारा दान का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है और अशोक के एकमात्र पुत्र या कारुकी के एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख इस कौशाम्बी स्तंभ लेख या प्रयाग स्तंभ लेख जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं इसमें किया गया है। तथा इससे एक और है रुमिन देवी स्तंभ लेख। तो रुमिन देवी स्तंभ लेख जो है ये नेपाल की तराई में स्थित है जो कि बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित है। यहाँ पर जो है अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ पर आता है और जब आता है तो धार्मिक कर जिसे बलि के नाम से जाना जाता है उसको यहाँ पर माफ़ करता है और भूमिकर को घटा करके 1/8 कर देता है। तथा यह जो रुमिन देवी स्तंभ लेख है इसे आर्थिक अभिलेख कहते हैं और यह इसके सभी जो स्तंभ लेख हैं उसमें सबसे छोटा अभिलेख यह है। इसके अलावा निगलीवा या निगाली सागर स्तंभ लेख यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। यहाँ पर अपने राज्याभिषेक के ये 12वें वर्ष निगाली सागर आता है और यहाँ पर कोनक मुनि का जो स्तूप है उसका संवर्धन का कार्य भी इसके द्वारा करवाया जाता है। आगे चलते हैं। यदि हम गुहा लेखों मतलब जो आपके गुफाएं होती हैं उनमें जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उसके बारे में, तो अशोक ने बिहार के बराबर की पहाड़ी जिसे खलवितक पर्वत भी के नाम से भी जानते हैं, मतलब खालवितक पर्वत के नाम से भी इसका उल्लेख किया जाता है या यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर यह है 12वें और 19वें वर्ष, क्रमशः 12वें वर्ष में सुदामा गुफा और 19वें वर्ष में जो है कर्ण चौपार गुफा का निर्माण कराता है आजीवक संप्रदाय के लिए। इसके अलावा 12वें वर्ष में एक और गुफा विश्व झोपड़ी गुफा का भी निर्माण अशोक के द्वारा कराया जाता है और आगे चल के अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाओं का आजीवक संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं कौन से गोपी, लोमर्सी एवं वर्थिका गुफा का निर्माण कराया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा मौर्यकालीन अन्य अभिलेखों की चर्चा करें तो इसमें आपका पान गोरारिया गुहा लेख है जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर में स्थित है। यहाँ पर इसमें अशोक को महाराजकुमार के रूप में उल्लेखित किया गया है, अशोक के लिए महाराजकुमार शब्द का उल्लेख है। लंपक अभिलेख जो कि काबुल में स्थित है, यह सीरियाई भाषा में है। महास्थान यह पश्चिम बंगाल के बोगारा जिले में स्थित है। यहाँ पर ये जो आपका अभिलेख है इसमें बताया गया है कि अकाल के समय जो है अधिकारियों के द्वारा लोगों की सहायता के वर्णन किया गया है। शोहगोरा ताम्रलेख जो कि गोरखपुर में है, यह प्रथम ताम्र अभिलेख है, ठीक है। तथा इसमें अकाल के समय राज्य के द्वारा अनाज के वितरण का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अशोक के लेखों का एक संग्रह कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ये जो संग्रह है इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा प्रकाशित कराया गया। अब थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्यकाल रहा है वो 322 ईसा पूर्व, मतलब इसका राजाभिषेक जो होता है 322 ईसा पूर्व से में होता है और इनका राज्यकाल कब तक चलता है 298 ईसा पूर्व तक
ये रहते हैं। इनको कई नामों से जाना गया है, मतलब कई नामों से इनका उल्लेख किया गया, जैसे सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस के नाम से जो यूनानी लेखक हैं, ये नाम जो अलग अलग हैं यूनानी लेखकों के द्वारा वर्णित किए गए हैं। तो इसमें आपका स्ट्रेबो हैं, एरियन था, जस्टिन, इन्होंने सेंड्रोकोटस का नाम इस्तेमाल किया है। जबकि एंड्रोकोटस जो नाम है एपियानस और प्लूटार्क ने इस्तेमाल किया है। सेंड्रोकोप्टस यह निर्याकस ने इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ राजावली कथा, इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने पुत्र सिंहसेन को सिंहासन सौंपकर चंद्रगिरी पर्वत, जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ चला गया और वहीं तपस्या करके संलेखना पद्धति, जो कि जैन धर्म संबंधित संलेखना पद्धति से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब इनके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, इनका पुत्र जो है बिंदुसार आता है, जिसको आमित्र चेटस के नाम से भी जाना जाता है। ये 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक रहता है। और इनका जो अन्य नाम है अमित्र चेट्स या अमित्रघात या सिंहसेन। तो इनके जो राजदूत जो रहते हैं, इनके समय में 2 देशों के द्वारा राजदूत भेजे जाते हैं। एक तो थे डायमेकस। डायमेकस को किसने भेजा था? तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। जबकि डायनोसिस या मिस्र का शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस था, इसने डायनोसिस को राजदूत के रूप में, कह सकते हैं, अमित्रघात या बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और यह एक धर्म सहिष्णु जो है शासक था। आगे चलते हैं, अशोक की बात कर लेते हैं। 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक इनके बारे में याद रखिएगा। कश्मीर में जो श्रीनगर है का निर्माण और नेपाल में देवपत्तन नगर का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। और अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है और इसके अध्यक्ष थे मोगल पुत्र तिष्य। और इसका आयोजन कहाँ होता है? पाटलिपुत्र, जो कि मौर्यों की राजधानी थी। और यहीं इसी बौद्ध संगीत में तीसरे पिटक, बौद्ध धर्म समेत तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किया जाता है। इसके अलावा कुछ जो प्रमुख अधिकारी रहे हैं या जो अमात्य रहे हैं उनको देख लेते हैं कौन से हैं। जैसे समाहर्ता, तो समाहर्ता का कौन थे? राजस्व विभाग का जो प्रमुख अधिकारी है उसे समाहर्ता कहते हैं। सन्निधाता, जो कोषाध्यक्ष होता है उसे सन्निधाता कहते हैं। प्रदेष्टा, जो फौजदारी न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे प्रदेष्टा कहा गया है यहाँ पर। और व्यवहारिक दीवानी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कहा गया है। प्रशासता, राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी प्रशासता कहलाता था। और दैववारिक जो है राजमहल की देखभाल करने वाला। अंतर्वशिक, ये अंगरक्षक सेना का प्रमुख होता था। जो राजा की अंगरक्षक सेना होती थी उसका प्रमुख अंतर्वशिक कहलाता था। कर्मांतिक, उद्योग धंधों का प्रमुख कर्मांतिक होता था। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का जो प्रमुख होता था उसे अंतपाल कहते हैं। यहाँ पर आप अर्थशास्त्र में देखेंगे तो 26 अध्यक्षों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो 26 अध्यक्ष कौन थे? इसमें से जो प्रमुख रहे हैं उनको देख लेते हैं, सबको देखने की जरूरत नहीं है। अकराध्यक्ष, ये जो खान विभाग होता था उसका जो अध्यक्ष होता अकराध्यक्ष कहलाता था। वन विभाग का अध्यक्ष कुप्याध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष क्या होता था? कताई बुनाई से संबंधित जो अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष, राजकीय टकसाल विभाग। और जो कह सकते सिक्कों की जो जांच करने वाला जो अधिकारी होता था उसे रूपदर्शक कहा गया है। विविताध्यक्ष अर्थात राजकीय चारागाह विभाग जो रहा है उसका अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का। अच्छपटलाध्यक्ष महालेखाकार, ठीक है, या कह सकते हैं ऑडिटर जो होता था उसके लिए। इसके अलावा मौर्य काल में जो है कई सारे मुख्यतः कह सकते हैं कि 5 प्रांतों का उल्लेख किया गया है। और एक और भी कह सकते हैं 5 के अलावा एक और प्रांत का उल्लेख मिलता है सौराष्ट्र, जो कि आपका विदर्भ वाले क्षेत्र में था। और यहाँ पे इसके बारे में याद रखिएगा कि सौराष्ट्र और जो प्राची और प्रासी जो प्रांत थे यहाँ पर युवराज की नियुक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि अन्य जगहों अन्य जो प्रांत थे वहाँ पे युवराज की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। यदि हम प्रशासन की बात करें तो सबसे ऊपर आपका केंद्र था। केंद्र में कौन होता था? राजा होता था। ठीक है, और केंद्र जो है प्रांतों में बटे हुए थे। ठीक, प्रांतों में कौन होते थे? तो मेनली 5 प्रांत थे और एक और का उल्लेख मिलता है, सौराष्ट्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी? गिरिनाथ थी। और प्रांतों में कौन होते थे? युवराज। और याद रखिएगा आपका सौराष्ट्र और प्राची या प्रासी में युवराज का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रांत जो हैं कमिश्नरियों या कह सकते हैं कि मंडल में बटे हुए थे। और मंडल
का जो अधिकारी होता था या यहाँ का जो देख रेख करने वाला, उसे प्रादेशिक या प्रदेष्टा कहा गया है। प्रादेशिक शब्द का उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है और प्रदेष्टा का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। मंडल जो है ये आहार और विषय में बटे हुए थे और यहाँ का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति या एग्रोनोमोई या स्थानिक कहा गया है। एग्रोनोमोई जो है यह मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेख किया गया है। और आहार या विषय जो है ये संग्रहण में विभाजित थे। संग्रहण क्या होता है, 10 से 15 गाँवों का एक समूह होता था, इसे संग्रहण कहा गया। और संग्रहण पे जो अधिकारी होता था, मेन अधिकारी, उसे गोप कहा गया है। और संग्रहण से छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो थी प्रशासन की, वह ग्राम थी। ग्राम पे जो मेन अधिकारी होता था उसे क्या कहते हैं, ग्रामणी कहते थे। ठीक है। और आहार अर्थात आहार या विषय से लेकर ग्राम के बीच में दो अन्य अधिकारी होते थे, स्थानिक जो कि कह सकते हैं जो कर का जो होता था कलेक्शन करता था, और जो गोप होता था उसको कह सकते हैं संकलित कह सकते हैं कि कागज़ में जो लिखने का कार्य होता था वो गोप करता था। इसके अलावा दो वर्ड मिलते हैं, एग्रोनोमाई। एग्रोनोमोई जो है ये जिलाधिकारी मतलब जिले के अधिकारी के लिए एग्रोनोमोई शब्द का इस्तेमाल किया गया है इंडिका में, जबकि एस्ट्रोनोमोई मतलब नगर के अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा गया। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा। इसके अलावा गुप्तचरों का जो अधिकारी होता था उसके लिए का क्या पद था या क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, महामात्यप सर्प। महामात्यप सर्प का मतलब गुप्तचरों का जो अधिकारी होता था। और याद रखिएगा जो दीवानी न्यायालय था उसे दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय कहा गया है और इसके प्रमुख को व्यवहारिक कहा गया है, जबकि जो फौजदारी न्यायालय था इसे कंटक शोधन कहा गया है और इसके प्रमुख को प्रदेष्टा कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए कभी प्रदेष्टा का इस उल्लेख आप यहाँ पर भी देखते हैं। जो मंडल का प्रमुख होता था प्रादेशिक या प्रदेष्टा, प्रदेष्टा का इस्तेमाल अर्थशास्त्र में किया गया, तो प्रदेष्टा यहाँ पर भी मिलता है। और प्रदेष्टा जो है आपका फौजदारी न्यायालय का जो प्रमुख होता था या जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे प्रदेष्टा कहा गया है। इसके अलावा यदि करों की बात करें तो जो भूराजस्व था, भूराजस्व के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, भूराजस्व के लिए भाग शब्द का इस्तेमाल किया गया। उदक भाग मतलब सिंचाई कर के लिए है। प्रणय आपातकाल में वसूला जाने वाले कर को प्रणय कहा गया है। विष्टि बेगार या निःशुल्क श्रम जो कराया जाता था उसे विष्टि कहा गया है। रज्जु भूमि को नापने के लिए। चोर रज्जु चोरी करने पर लिया जाने वाला कर। बलि धार्मिक कर होता था। परिहीनक पशुओं द्वारा राजकीय भूमि में चरने पर लिया जाने वाला कर होता था। पार्श जो व्यापारी अधिक लाभ वसूलते थे उन अधिक लाभ लेते थे उन अधिक लाभ पर वसूलने वाला कर था पार्श। विविध क्या होता था, चारागाह कर। और शुल्क जो था चुंगी कर था। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे कौन से, तीन थे, तक्षशिला, बनारस और उज्जैन। तक्षशिला, वाराणसी, उज्जैन। और यहीं पर जब उद्योग धंधों की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर एक शब्द मिलता है अर्थशास्त्र में, वार्ता। वार्ता मतलब वृत्ति के साधन अर्थात आजीविका का साधन, जो कृषि है, उद्योग धंधे हैं या इस तरह से जो अपने आजीविका चलाते थे उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वार्ता इस्तेमाल किया गया। और रेशम के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कौशेय शब्द है। और चीनी रेशम को चीनपट्ट कहा गया है। यदि सिक्कों की बात करें तो यहाँ पर स्वर्ण, चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं। स्वर्ण सिक्कों को निष्ठ और सुवर्ण कहा गया है तथा चांदी के लिए पण जो था राजकीय सिक्का था मौर्यों का, और करसार्पण और धरण शतमान का उल्लेख होता है। तांबा के लिए माशक और काकरी का उल्लेख होता है। और यदि आप कह सकते हैं कि व्यापारिक मार्गों की बात करें, दो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे, एक उत्तरापथ था और एक दक्षिणापथ। ठीक है। उत्तरापथ आपका कह सकते हैं पूरब पश्चिम को पूरब में मिलाता था, दक्षिणापथ आपका उत्तर को दक्षिण में मिलाता था। तो जो उत्तरापथ था ये सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था, जो कि आपका पश्चिम में पुरुषपुर पेशावर से होकर के पाटलिपुत्र से होते हुए पश्चिम में पुरुषपुर पेशावर से होते हुए पाटलिपुत्र और पूर्व में ताम्रलिप्त थी, जो आपका बंगाल वाला पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ के ताम्रलिप्त से जोड़ता था। जबकि दक्षिणापथ जो है उत्तर से चालू करें तो उत्तर से श्रावस्ती, कौशाम्बी, उज्जैनी होते हुए साउथ में पैठन प्रतिष्ठान तक ये जाता था। अब इस समय के निर्माण की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण निर्माण जैसे जो अशोक के द्वारा करे, जैसे सांची का महास्तूप है, सारनाथ का धर्म राज्यिक स्तूप है, ये अशोक के द्वारा बनाए गए। और मौर्य साम्राज्य में घेरेदार कुओं का निर्माण जो है सबसे पहले मौर्य साम्राज्य से ही प्रारंभ होता है। इसके अलावा उड़ीसा के धौली से प्रस्तर हाथी की आकृति प्राप्त होती है। इन स्तंभों की बात करें तो जो प्रमुख स्तंभ रहे जैसे संकिसा स्तंभ जो है ये फर्रुखाबाद में, इसके शीर्ष पर जो है हाथी की आकृति मिलती है। रामपरवा जो बिहार के चंपारण में है, यहाँ से वृषभ जो स्तंभ है उस पर वृषभ की आकृति मिलती है। सांची यहाँ पर 4 सिंह में जो शीर्ष है 4 सिंह बने हुए हैं। तथा जो सबसे महत्वपूर्ण है सारनाथ,
सारनाथ में भी आप देखेंगे तो 4 सिंह हैं और इस बैठे हुए 4 सिंह हैं और इनके चारों ओर 4 जो हैं जानवर दौड़ते हुए दिखाए, जैसे हाथी जो है, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। यहाँ पर जो हाथी है वो गर्भ में आने का, महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बैल यौना अवस्था का प्रतीक है, जब युवा होते हैं। और सिंह जो है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। और ये जो सारनाथ वाला स्तंभ है ये धर्मचक्र परिवर्तन से संबंधित, या इसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसके अलावा जो अशोक का जो पौत्र रहते हैं दशरथ, इन्होंने भी अशोक की भांति देवानप्रिय की उपाधि धारण की थी। और जो मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था वो थे बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ था, जिसे बृहद्रथ के जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, इसने बृहद्रथ की हत्या करता है और शुंग वंश की स्थापना करता है 185 BC में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।